आई एम सॉरी माई प्रीवियस वीडियो वॉज डिस्टर्प्टेड। हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जब गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को व्रत लिया था, इनडेफिनेट फास्टिंग शुरू की थी, और यहाँ पर उन्हें एक तरीके से उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, MC राजा और मदन मोहन मालवीय उनके पास गए। अब यहाँ पर गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ जिसे कहा जाता है पूना पैक्ट। इसकी डेट थी 24 सितंबर 1932। इस पैक्ट के चलते डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के आइडिया को अबैंडन कर दिया था या ड्रॉप कर दिया था। ड्रॉप्ड द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। पर यहाँ पर उन्होंने अपनी सहमति दिखाई, उन्होंने भी और गांधी जी ने भी, ऑन द टॉपिक ऑफ रिजर्व्ड सीट्स। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में डिप्रेस्ड क्लासेस की जो रिजर्व्ड सीट्स थी उसे 71 से बढ़ा के 147 कर दिया गया। साथ में ही सेंट्रल लेजिस्लेचर में %18 की रिजर्वेशन की मांग की गई। इस बात को गांधी जी ने भी एक्सेप्ट किया और फाइनली पूना पैक्ट को दोनों के बीच का अग्रीमेंट मान के और साइन करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया गया, जिसे कम्युनल अवार्ड में शामिल किया गया और कम्युनल अवार्ड को अमेंड किया गया। अब यहाँ पर पूना पैक्ट का दलित्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो एज पर अ बुक इम्पैक्ट कुछ मेजर नहीं था, क्योंकि अब यहाँ पर डिप्रेस्ड क्लासेस एक तरीके से सेपरेट इंडिपेंडेंट नज़र आने लगी थी। हिंदूज अब मेजॉरिटी में आ चुके थे और डिप्रेस्ड की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो और भी खुले में एक माइनॉरिटी के रूप में आ चुकी थी। उनके जो लीडर्स थे वो लेजिस्लेचर के इलेक्शंस में जीत नहीं पाए, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, जिसकी वजह से वो एक हिंदू मेजॉरिटी को कन्फ्रंट करने लगे थे। उनके लीडर्स जब जीत नहीं पाए तो ऑब्वियसली दे बिकेम अनरिप्रेजेंटेड और लीडरलेस। साथ में ही सेंट्रल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस में डिप्रेस्ड क्लासेस में से सिलेक्ट होकर या नॉमिनेट होकर वही लोग जाते थे जिन्हें नॉमिनेट हिंदू मेजॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स या इलेक्टेड मेंबर्स करते थे। तो जब इलेक्टेड हिंदू मेजॉरिटी के लोग ही उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हें नॉमिनेट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन पर इस बात का भी इल्ज़ाम लगा कि जो लोग नॉमिनेट होके सेंट्रल लेजिस्लेचर में शामिल हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हिंदू मेजॉरिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कंप्लीटली जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं डिप्रेस्ड क्लासेस को की उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पैक्ट को खुद ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक्सेप्ट नहीं किया बाद में, और टिल 1947 तक वो फिर से इस बात को हटाने की और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते रहे थे। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है, मतलब छोटा सा तो नहीं, टॉपिक तो बहुत ही मेजर है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम एग्जाम्स, फ्रॉम अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आपको 2 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, एक है गांधीज हरिजन कैंपेन एंड थॉट्स ऑन कास्ट, और एक है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन सोसाइटी एंड कास्ट बेस्ड सिस्टम इन इंडिया आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ऑल्सो फॉर योर एसेज। गांधी जी ने हरिजन कैंपेन जो था वो पहले जेल में और बाद में जेल से आने के बाद इसे एक अच्छे लेवल पर प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया था। दिस वॉज अ कैंपेन, अ व्हर्लविंड कैंपेन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। उन्होंने इसे, जैसे मैंने बताया,
जेल में बैठे बैठे ही उन्होंने इस चीज़ के लिए कैंपेन करना शुरू कर दिया था और अगस्त 1933 में वो जेल से बाहर आए। तब इसके बाद वो पूरे देश में टूर करके अनटचेबिलिटी इरेडिकेशन या एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना करके प्रोपोगेंडा करने वाले थे। गांधी जी ने सितंबर 1932 में जेल से ही ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। was established. जनवरी 1933 में एक वीकली भी शुरू किया गया जिसका नाम था, हम सभी को पता होगा, हरिजन। उन्होंने अपनी रिलीज के बाद वो सत्याग्रह आश्रम वार्धा चले गए। जब वो यहाँ पर रिलीज हुए तो ही वेंट टू द वर्धा आश्रम, सत्याग्रह आश्रम जो कि वर्धा में है। और उन्होंने कहा कि जब तक देश को स्वराज मिल नहीं जाता तब तक वो साबरमती के आश्रम में वापस नहीं जाएंगे। अब वर्धा से शुरू करके उन्होंने हरिजन टूर की शुरुआत की फ्रॉम वर्धा। यहाँ से वो पूरे देश में अलग अलग जगह घूमे फ्रॉम नवंबर 1933 टू जुलाई 1934, तकरीबन 20,000 किलोमीटर। उन्होंने लोकल लोगों को, जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे वहाँ पे गांव-गांव में जाके पॉलिटिकल वर्कर्स को और लीडर्स को इंस्टिगेट किया कि वो अनटचेबल्स या हरिजन्स की अपलिफ्टमेंट के बारे में और उनके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल वेलफेयर के लिए काम करना शुरू करें। साथ में ही उन्होंने हरिजन सेवक संघ के नाम से एक और एसोसिएशन की फॉर्मेशन की और इसके लिए चैरिटी लेना भी शुरू किया, कलेक्टेड मनी एंड फंड्स फॉर दिस संघ। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने 2 फास्ट लिए हैं। ही अंडरटुक 2 फास्ट, वन ऑन May 8, 1934 एंड August 16, 1934। यहाँ पर उन्होंने 2 बार फास्ट किए टू मेक पीपल अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस सिचुएशन। लेकिन गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म और अटैक्स, यहाँ पर अटैक्स मतलब जो एक शब्दों के बाण वाले अटैक्स होते हैं, वो उन्हें फेस करने पड़े। जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स समाज था, कंजर्वेटिव्स थे, उनकी तरफ से रिएक्शनरी एलिमेंट्स आने लग गए थे। जो रिएक्शनरी एलिमेंट्स थे वो सामने आने लगे, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए, ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशंस होने लगे और उन्हें एक्यूज किया गया फॉर अटैकिंग द हिंदुइज्म। लेकिन गांधी जी ने यहाँ पर मेंशन किया कि मैं वर्ण आश्रम या कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट हूँ अनटचेबिलिटी के। उन्होंने कहा कि अगर कास्ट सिस्टम इस्टेब्लिश्ड है तो है, लेकिन शास्त्रों में अनटचेबल्स या डिप्रेस्ड क्लासेस का मेंशन नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कास्ट है वो एक दूसरे के कंटेम्पररी है, एक है तो दूसरा भी है और दोनों इक्वल है। जब आप उसमें किसी को ऊपर और किसी को नीचा समझोगे तभी अनटचेबिलिटी की समस्या सामने आएगी और आती है और आती रहेगी। इसलिए हमें एक दूसरे को अप एंड लो नहीं समझना है, किसी कास्ट को ऊपर नीचे नहीं समझना चाहिए। सभी को इस चीज़ को मानना चाहिए कि सब बराबर हैं और सब एक दूसरे के कंटेम्पररी हैं। साथ में अब यहाँ पर जब लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे तो लोग इस हद तक गांधी जी के अगेंस्ट चले गए थे कि उन्होंने ब्रिटिश को और बाकी जो लीडर्स थे, जो डेलीगेट्स थे, जो एक तरीके से रेडिकल या फिर क्या बोलते हैं उनको, कम्युनल थे, उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। साथ में ही दे ऑल्सो स्टॉप्ड सपोर्टिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जैसे मैंने बताया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अभी 1934 में विड्रॉ होगा। अब यहाँ पर जब सरकार को लोगों का विश्वास मिलने लगा है और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलने को मिल रही है, तो सरकार ने यहाँ पर टेम्पल एंट्री बिल को डिफीट कर दिया। टेम्पल एंट्री बिल जो था वो प्रपोज किया गया था अगस्त 1934 में।
इट वॉज डिफीटेड, यानी कि इसे पास नहीं होने दिया गया। साथ में ही जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू बिलीवर्स थे या फॉलोअर्स थे बंगाल के, उन्होंने अनटचेबल्स को या डिप्रेस्ड क्लास को एक परमानेंट हिंदू माइनॉरिटी कास्ट का दर्जा देने से या उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इस चीज़ को पूना पैक्ट में मेंशन किया गया था। लेकिन हरिजन टूर के माध्यम से गांधी जी को काफ़ी हद तक जो था एक सक्सेस जो था वो मिला था। इस टूर के माध्यम से गांधी जी ने ना सिर्फ अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करने बल्कि इंटरकास्ट मैरिजेस को और इंटर डाइनिंग को भी सपोर्ट किया। उन चीज़ों के लिए भी प्रोपोगेंडा चलाया था। अब यहाँ पर आपको, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी बुक में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस दिया गया है बिटवीन गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यू हैव टू ओपन योर बुक्स एंड गो थ्रू इट वंस। अब यहाँ पर मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर 20 की शुरुआत कर रही हूँ। अब आईएनसी फिर से एक फेज में आने वाला है जब नॉन एक्टिव हो चुका है, करने के लिए अब कुछ नहीं है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद तो उनके दिमाग में क्लियरली था कि उन्हें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करना है, लेकिन अब क्या करेंगे? अब जो ये फेज है 1934 से 35 तक का, अब यहाँ पर ये फेज आया कि अब स्ट्रगल कर, क्या किस चीज़ के लिए स्ट्रगल करें? डिवाइड एंड रूल तो वैसे ही हो रहा है, सब अपने अपने चल रहे हैं। तब कांग्रेस पॉलिटिकल स्ट्रगल के नाम पर देश में किस एजेंडा के ऊपर लड़ने लगेगी? तो डिबेट्स होने लगे, और ये डिबेट्स 2 बार हुए हैं। एक बार 1934-35 में, और नेक्स्ट डिबेट होगी 1937 की ऑनवर्ड्स। अब यहाँ पर जब फर्स्ट डिबेट हुई तो लोग जो थे वो 3 डिफरेंट ओपिनियंस के, 3 आइडियोलॉजी के आने लगे। 2 तो वही कंजर्वेटिव पुराने सिस्टम्स थे। कौन सा? एक कंस्ट्रक्टिव वर्क करो गांधी जी की लाइंस पर, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल एंड पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस, फिर से नेशनल सेंट्रल लेजिस्लेचर के इलेक्शन लड़ो, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शन लड़ो, वापस सिस्टम में घुसो, जब ब्रिटिश हमारी बात नहीं मानेगी तो उन्हें रेजिग्नेशन दो, उनके काम में रोक लगाओ। तो फिर से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल, जिन्हें हम स्वराजिस्ट बोलते हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल के जो सपोर्टर्स थे वो थे एम ए अंसारी, असफ अली, भूलाबाई देसाई, सत्यमूर्ति एंड बीसी रॉय। अब यहाँ पर एक नई क्लास, एक नया गुट जो था वो कांग्रेस के अंदर पैदा हो गया था, और ये लोग थे बिलीवर्स ऑफ सोशलिज्म। और इसमें एज वी नो जो सबसे बड़े जो नाम था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और साथ में ही लेफ्ट विंग सपोर्टर थे सुभाष चंद्र बोस। तो अब यहाँ पर नेहरू जी की एक अलग आइडियोलॉजी सामने आई थी। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्टिव वर्क और काउंसिल एंट्री या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो सस्पेंशन है ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें जो है, हम हमेशा ये कब तक उठने बैठने वाला काम करते रहेंगे? उन्होंने कहा कि ये हम जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं वो है STS, दिस स्ट्रैटेजी। S क्या है? स्ट्रगल, लड़ेंगे। T क्या है? ट्रूस क्या है? कि वापस इनएक्टिव हो गए और फिर से कुछ मुद्दा मिला तो वापस लड़ना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम 1929 के बाद हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी जो सोच है वो अब तक बिल्कुल चेंज हो जानी चाहिए। हम लड़ रहे हैं पूर्ण स्वराज के लिए। 1929 के लाहौर सेशन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि अब INC का सिर्फ एक गोल है, और वो है पूर्ण स्वराज। तो अब हमें ये STS का फॉर्मूला ना अपनाते हुए हमें ट्रांसफॉर्मेशन लानी है SVS, स्ट्रगल विक्ट्री स्ट्रगल स्ट्रैटेजी। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें कैपिटलिज्म को की अबॉलिशन करनी है, एंड साथ में सोशलिज्म की हमारे देश में इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो क्लास वाइज जो लोग हैं, जैसे कि पेजेंट्स हैं, जैसे कि लैंडलॉर्ड्स हैं, जैसे कि कैपिटलिस्ट हैं, या फिर इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं, इन सबको आपस में जुड़ना चाहिए और अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करनी चाहिए। जैसे कि किसान सारे एकजुट हो जाएं और किसान सभा की ऑर्गेनाइजेशन करें, जो वर्कर्स हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएं और ट्रेड यूनियन की फॉर्मेशन करें। और उन्होंने कहा कि इन सब एसोसिएशंस को या क्लास ऑर्गेनाइजेशंस को फिर कांग्रेस से एफिलिएट करना चाहिए। अब नेहरू जी की इस बात को गांधी जी को ऑब्वियसली नेहरू जी की सारी बातें अपील कर रही हैं, पर यहाँ पर
गांधी जी जो थे वो अब और चीज़ें जो थे वो देखने और समझने लग चुके थे। गांधी जी ने जो हमारे सेकंड ओपिनियन के, सेकंड आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल करना चाहते थे, उनके लिए उन्होंने कहा दैट पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स कैन नॉट लीड टू फ्रीडम, बट दोज कांग्रेसमैन who could not, for some reason, offer satyagrah or devote themselves to constructive work should not remain unoccupied and could express their patriotic energies through council work, provided they are not sucked into constitutionalism or self-serving. इसका क्या मतलब है? उन्होंने उन लोगों से अपील की, कांग्रेस के वो लोग जो फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस में लड़ना, मतलब नॉट, आई एम सॉरी, लेजिस्लेचर के इलेक्शन में लड़ना चाहते थे, पार्टिसिपेट करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि अगर आप कंस्ट्रक्टिव वर्क मेरे हिसाब से नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम फ्री तो मत बैठो, तुम वापस जाओ, इलेक्शंस में लड़ाई करो। अब इलेक्शंस 1934-35 में होने वाले थे, उनमें पार्टिसिपेट करो, लेकिन उस हद तक ही पार्टिसिपेट करना जिस हद तक तुम अपने मकसद को, अपने देश की लड़ाई को अपने दिलों में जलाए रख सको। अब यहाँ पर उन्होंने मई 1934 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC को सेटअप किया और इसकी एक मीटिंग रखवाई गई पटना में। क्या नाम है इसका? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। इस कमेटी के बारे में हम जब हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ते हैं और पॉलिटिकल स्ट्रगल पढ़ते हैं, हम वहाँ पर भी इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इस कमेटी को सेटअप करने के बाद पटना में इसकी मीटिंग हुई और वहाँ पर एक पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना की गई और यह पार्लियामेंट्री बोर्ड आने वाले इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाला था अंडर द एजेस और अंडर द नेम ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस, सॉरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पर गांधी जी समझ रहे थे कि देश में हमारी जो कांग्रेस है उसमें क्या चल रहा है। गांधी जी इस चीज़ को समझ रहे थे कि मेरी सोच और कांग्रेस में चल रहे जो ट्रेंड्स हैं और जो आइडियोलॉजीज़ हैं उसमें अब भेदभाव जो हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो आने लग चुके हैं। एक गुट है जिसमें एक पावरफुल सेक्शन के लोग हैं जो कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंसिया को फॉर्म कर रहे हैं और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को और इलेक्शंस को फेवर कर रहे हैं, जिससे कि गांधी जी फंडामेंटली या फिलोसफिकली डिसएग्री करते हैं। साथ में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके साथ मिलके हैंड स्पिनिंग नहीं करना चाहते, वो कहते हैं हम नहीं चरखा वर्खा कर सकते। और साथ में ही नेहरू जी के भी अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस उनके साथ आ चुके हैं। गांधी जी और नेहरू के जो सोशियोलॉजिस्ट फॉलोअर्स हैं, जो सोशलिज्म में बिलीव करते हैं, उनके साथ भी गांधी जी के जो डिफरेंसेस हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं, वो आ चुके हैं। तो अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने कहा कि ठीक है, ये लो मेरा इस्तीफा, आई एम नो मोर अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड इन अक्टूबर 1934 गांधी जी रिजाइंड फ्रॉम कांग्रेस। अब यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो एक यूथ सोशलिस्ट लीडर के सामने उभर के आए हैं, वो इस बात को अच्छे से समझ रहे थे कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी चल रही है और ब्रिटिश सरकार जो है वो फिर से एक सूरत स्प्लिट जैसी घटना जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि चलो हम तमाशा देखते हैं रिंग में क्या चल रहा है। लेकिन उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए पहले गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया और साथ में ही नेहरू जी का ये मानना था और उनकी जो सोच थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, सोशलिज्म में बिलीव करना और सोशलिज्म के हिसाब से काम करना इज़ अ गुड थिंग, लेकिन अभी सोशलिस्ट स्ट्रगल को जारी रखने से ज़रूरी है या शुरू रखने से ज़रूरी है कि पहले कलोनियलिज्म को या इम्पीरियलिज्म को देश से ओवरथ्रो या ख़त्म जो है वो कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी सोशलिज्म को बाद में प्रोपोगेट करूँगा, पहले इम्पॉर्टेंट है कि इस एंटी इम्पीरियलिस्ट स्ट्रगल में मैं कांग्रेस को विभाजन से बचाऊँ। ठीक है, क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर कांग्रेस फिर से टूट गई तो जनता का विश्वास वापस कांग्रेस पर से उठ जाएगा और आइसोलेटेड रहकर देश को आज़ादी नहीं मिलेगी। और अब यहाँ पर नवंबर 1934 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए। सेंट्रल
लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस, जिसमें कांग्रेस ने 75 में से 45 सीट्स जो थी वो आईएनसी को मिल गई। ये 75 सीट्स इंडियंस के लिए रिजर्व थी। दीज वर रिजर्व्ड फॉर इंडियंस एंड आईएनसी वन 45 आउट ऑफ 75। अब यहाँ पर इसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। उसके लिए मैं एक अलग लेक्चर जो है वो बनाऊंगी, ठीक है। उस लेक्चर में हम 1935 के एक्ट की, विच इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्ट, और साथ में जिसे मैंने बताया कि फिर से ट्रूस पीरियड आएगा, डिबेट होगी कि अब क्या करें, वो पीरियड होगा 1937 का, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।